कब, कहाँ और कैसे, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इसे देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है। जी हाँ, यदि आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो ये एनसीईआरटी बुक से जो सीटेट का जो सिलेबस है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है एसएसटी का, वो इस चैप्टर का नाम है कब, कहाँ और कैसे, और इससे प्रश्न आते हैं। तो अब से मैं आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर जो है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जितना हो सकता है एक चैप्टर को कवर करेंगे। तो यदि आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। एसएसटी का है ये, और ये एक छोटा सा पहल है जिससे आप जागरूक हो सकते हैं। ठीक है, और आप अलग अलग बुक्स को भी फॉलो करके आप अपना तैयारी और बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कब, कहाँ और कैसे में जो पहला चैप्टर है उससे संबंधित कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो सीटेट में वहाँ से प्रश्न आते हैं। तो इस इतिहास के बारे में कुछ समझ लेते हैं, कहाँ से क्या शुरुआत होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। यहाँ अतीत से हमारा तात्पर्य उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता से है। संस्कृति के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं तथा सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर जोर दिया जाता है। यहाँ पे आपने समझ लिया कि संस्कृति के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तथा सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर जोर दिया जाता है। तो आपने यहाँ पे समझ गया संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, पहले के जो लोग होते थे वे क्या खाते थे। आज के लोग क्या खाते हैं वो तो हमारे सामने ही है, हम और आप जान ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें इतिहास के बारे में जानना है। इतिहास का शब्द जो है वो यानी आज के समय से पहले लोग क्या खाते थे। ठीक है, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, और भी हो सकते हैं। तो जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है इतिहास में तिथियों को लिखने की पद्धति। आज के डेट में हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कि मान लें जो भी डेट है, मान लेते हैं 20 जुलाई 2020। ठीक है, तो आज की डेट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन पहले के लोगों के बारे में आपने सोचा कि पहले के लोग कैसे लिखते थे। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इतिहास में तिथियों का लिखने की क्या पद्धति थी। तो वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियों बिफोर क्राइस्ट यानी ईस्वी पूर्व तथा ईसा मसीह के जन्म के, ठीक है, यहाँ पे देखिए ईसा मसीह का, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से पहले का क्या तिथियां लिखा जाता था और इस पॉइंट के बाद क्या तिथियां लिखा जाता था। तो पहले और बाद के बीच का जो डिसाइड हुआ, तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपका ईसा मसीह का जन्म है। ठीक है, जन्म के पहले से समय का क्या तिथि का निर्धारण होता था और जन्म के समय के बाद तिथि का क्या निर्धारण होता है। ठीक है, तो मेन जो आपका यहाँ पे है वो है आपका ईसा मसीह का जन्म। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय को हम लोग क्या लिखते थे, बिफोर क्राइस्ट। बी का मतलब बिफोर, सी का मतलब क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये ईसा मसीह के जन्म के पहले तिथि इसमें लिखाता था। ठीक है, तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद अब हम लोग इस इधर में देखेंगे। ठीक है, ये तो पहले का हो गया, ये बाद का हो गया। तो ईसा मसीह का जन्म के बाद की तिथि एनो डोमिनो। ठीक है, एनो डोमिनो, जिसे सिर्फ ईस्वी से डिनोट किया जाता था, और पहले वाले का ईस्वी से। ठीक है, और बाद वाले का सिर्फ ये ई से, एक सिंगल ई से के रूप में मानी जाती है। कभी कभी एडी की जगह कॉमन एरा, एडी के जगह पे क्या कॉमन एरा, सीई, जिसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं सीई, कॉमन एरा, तथा बीसी की जगह बिफोर कॉमन एरा, और बीसी की जगह पे बीसीई, बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग होता था। आप इसे समझ गए, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, आप इसे और भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। यदि आपको यहाँ से इस वीडियो से क्लियर नहीं होता है तो आप एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा, और प्राइवेट बुक का भी आप सहारा लेकर के अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत। अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत तथा विदेशी यात्रियों के विवरण का अध्ययन किया जाता है।
अतः अतीत का अध्ययन करने वाले इतिहासकार कहलाते हैं। अतीत का जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इतिहासकार कहलाते हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने वाले पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में अभिलेख, अवशेष, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला एवं प्राचीनतम सिक्के हैं। हमें भारतीय इतिहास की जानकारी निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है, जिनमें सिक्के प्रमुख हैं। निम्न स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसमें सिक्का प्रमुख है। और क्या प्रमुख है कि पहले के लोग या अभी के लोग भी जाते हैं तो क्या करते हैं, जिस स्थान पे जाते हैं तो वहाँ के बारे में देखते हैं, समझते हैं क्या चीज़ें हैं, लोग कैसे खाते पीते रहते हैं, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसको पहले जहाँ पे नोट करते थे, जो भी नोट करने का तरीका था, जैसे कि तार के पत्तों पे इस तरह के पे लिखते थे, तो वो अब क्या है हमारे लिए इतिहास हो गया। ठीक है, अभी जो लिखा जा रहा है वर्तमान में वो कुछ सालों बाद, ठीक है, लाखों वर्षों बाद क्या हो जाएगा, इतिहास फिर बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से तो उसमें जो है वो बहुत सारा अभिलेख, अवशेष, स्मारक, ये सब जो आदि चीज़ें हैं, तो उसमें जो आपका जो मेन है, प्रमुख है, जो वो आपका सिक्का है। ठीक है, जिनमें सिक्के प्रमुख है उसमें अभिलेख भी है। तो आइए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं और जानते हैं क्या है अभिलेख, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। तो इतिहास लेखन के विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण अभिलेख हैं। इतिहास लेखन का जो विश्वसनीय स्रोत है वो क्या है, उत्कीर्ण अभिलेख है। उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपिग्राफी। ठीक है, ये सब देखिए जो पॉइंट निकल के आ रहा है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसे एक कॉपी पेन लेकर के बैठें और जो आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है आप उसे नोट करें। और वैसे मैं जो बताता हूँ कि क्या आपको लिखना है तो उसे आप राइट डाउन करते जाएं, लिखते जाएं। ठीक है, उससे आपका एक नोट तैयार हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये प्रमुख रूप से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसे की प्लेट, पत्थर के खंभे, मंदिरों की दीवार पर उकेरे जाते हैं। उत्कीर्ण का मतलब क्या होता है, उसके लिखना। ठीक है, गड्ढा करके। तो वो किस पे होते थे, सोना, चांदी, लोहा, यहाँ पे आपने देखा आदि पर उकेरे जाते थे। इस तरह के अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। उत्कीर्ण वाला जो अभिलेख है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला आपका है राजकीय, दूसरा है आधिकारिक और तीसरा है निजी। भारत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। भारत का जो अभिलेख है वो अधिकांशतः किस में लिखा गया है, तो आपका जो लिखा गया है खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में। देखिए ऐसे ऐसे पॉइंट को आप क्लियर करते जाएंगे तो आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा और उससे फिर आपका कोई भी क्वेश्चंस जो है ना वो छूटेगा नहीं। तो ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ने में सफलता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सचिव जेम्स प्रिंस को प्राप्त हुई। देखिए ये पॉइंट जो है वो लिखने लायक है कि ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ने में सफलता किससे मिला, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सचिव जिनका नाम क्या था, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है आपका सिक्का। आप वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे। दूसरा आपके सिक्के, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉइन्स। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। जो सिक्के का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये आप नोट कर लेंगे। तो उन्हें कहते हैं मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स। अभिलेखों के बाद सिक्कों की भी भारतीय इतिहास के पुनः निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के अधिकांशतः चांदी के हैं। भारत का जो प्राचीनतम सिक्का है वो अधिकांशतः किसका है, तो चांदी का है। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक या हिंदी यवन शासकों को जाता है। ठीक है, ये सब पॉइंट जो है वो लिखने लायक है। इन सिक्कों के द्वारा ही हमें भारतीय यूनानी शासकों द्वारा पता चलता है। और किनके द्वारा पता चलता है, तो भारतीय यूनानी शासकों द्वारा पता चलता है, जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम के एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पुरातत्वीय स्मारक, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ आदि आती है। देखिए पुरातत्वीय स्मारक में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, तो इसके अंदर आ जाएगा आपका इमारत, पुरानी जो प्राचीन इमारत है, पुरानी इमारत है वो आ जाएगा, मंदिर आ जाएगा, मूर्तियाँ आ जाएगा आदि।
इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। हड़प्पा पूर्व काल की सभ्यता की खोज का श्रेय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 के संस्थापक पर विलियम जेम्स जोन्स को कहा जाता है। इसी प्रकार हड़प्पा पूर्व सभ्यता की संस्कृति संबंधी तथ्यों को खोज निकालने का श्रेय सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। इन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे दो नाम आया, अलेक्जेंडर कनिंघम, और इससे पहले भी नाम आ चुका था इनका, विलियम जोन्स का। ये क्या थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। ठीक है, इससे पहले भी आया था, उन्होंने कौन सा बुक पढ़ा था। तो इस तरह से करते चलेंगे तो आपका एक कड़ी का निर्माण होते जाएगा, बनते जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्य के स्रोत से भी हमें प्राप्त होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में लिटरेरी सोर्सेज। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक एवं धर्मेतर स्रोतों को शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ पांडुलिपियाँ भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है, जो ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। पांडुलिपियाँ जो होती थी, जैसे कि आज के डेट में जो है हम लोग किस पे लिखते हैं? कॉपी पे लिखते हैं, पेन से कॉपी पे लिखते हैं ना, तो इसे क्या बोलते हैं? कॉपी पेन, है ना, कॉपी बोलते हैं। नोट्स बोल देते हैं कि नोट्स में मैंने लिखा है, कॉपी पे लिखा है। तो पहले जिस चीज़ पे लिखा जाता था तो उसे क्या बोलते थे हम लोग? पांडुलिपियाँ। ठीक है, वो लिखने के बाद जो तैयार होती थी उसे क्या बोलते थे? पांडुलिपियाँ। और वो लिखा किस पे जाता था? ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर। ठीक है, तो उस पर पांडुलिपि तैयार होता था। प्राचीन भारतीय इतिहास के धार्मिक स्रोत के रूप में वैदिक साहित्य, पुराण, महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत को दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? महाकाव्य। ये रामायण और महाभारत क्या हैं? महाकाव्य हैं। उपनिषद, जैन धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, दीपवंश या महावंश आते हैं, जबकि धर्मेतर स्रोत के रूप में गार्गी संहिता, पाणिनि का व्याकरण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस यानी विशाखा दत्त का जो लिखा हुआ है, कालिदास का मालविकी गिनिमित्रम, बाणभट्ट का हर्षचरित यानी बाणभट्ट के द्वारा जो लिखा गया है ना, हर्षचरित, कल्हन की राष्ट्ररंगनी यानी राष्ट्ररंगनी के द्वारा जो कल्हन जो लिखे हैं राष्ट्ररंगनी, तथा न्याय चंद्र का हम्मीर काव्य आदि हैं। यानी जो काव्य लिखे जाते थे उनसे भी पता चलता है। नेक्स्ट है आपका विदेशियों के विवरण, यानी विदेशियों का जो विवरण है उससे भी पता चलता है, क्योंकि वो घूमते थे और उसके बारे में जो लिखा है तो वो जो लिखित जो मिला है वो साक्ष्य है। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ द फॉरेनर्स। प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सी जानकारी विदेशियों को विवरण से प्राप्त होती है। इन विदेशियों में यूनानी, चीनी, अरबी, फारसी आदि लेखक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यूनानी रोमन लेखकों जिनके विवरण से हमें प्राचीन भारत के इतिहास का पता चलता है, उनमें प्रमुख है टेसियस, मेगास्थनीज, टॉलमी, प्लिनी आदि, तथा चीनी लेखकों में फाहियान, हेनसांग, एटसिंग। देखिए फाहियान, हेनसांग जो है तो सिंपल इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो लिख देता है फाहियान या हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो आगे आपको मिलेगा। अरबी लेखकों में अल-बुरूनी प्रमुख है, जिसके विवरण तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद में मध्यकालीन भारत के धर्म, समाज, रीति रिवाज आदि का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारतीय इतिहास का काल विभाजन। भारतीय इतिहास का जो समय का जो विभाजन हुआ है उसके बारे में है। ठीक है, तो आइए इसे भी एक नज़र देख लेते हैं। तो 1851 ईस्वी में स्कॉटलैंड के दार्शनिक जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश 3 कालखंडों में विभाजित किया था। जेम्स मिल के अनुसार जो लिखा हुआ है उसे समझ लेते हैं। जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व यहाँ केवल हिंदू एवं मुसलमान तानाशाहों को ही राज चलता था, परंतु वास्तव में विभाजन का यह आधार गलत था, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में भी हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य गैर हिंदू जैसे बौद्ध, जैन आदि धर्म एवं परंपराओं का भी सम्मान किया जाता है। उसी प्रकार मध्यकाल के इस्लामी शासन के दौरान भी हिंदुओं को भी जीवन जीने का अधिकार था। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि जैसे महान संत मध्यकाल में ही हुए, यानी मध्यकाल के समय में ही तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई
थे। जेम्स मिल के विभाजन को त्रुटिपूर्ण पाए जाने के कारण पश्चिम के इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभाजित किया। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, समानता जैसे आधुनिक मूल्यों के रूप में जाना जाता है। उनका मानना है कि ब्रिटिश जब भारत आए तभी से आधुनिक संकल्पना भारत में आई, इसलिए इन्होंने इस काल को आधुनिक तथा उसके पूर्व के काल को प्राचीन एवं मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। जब तक ब्रिटिश भारत नहीं आए थे तो उससे पहले का जो समय था उसको दो कालों में बांटा, प्राचीन एवं मध्यकाल। लेकिन जब से ब्रिटिश लोग आए तो अब से क्या हो गया, आधुनिक संकल्पना जो है वो बढ़ते गई। नेक्स्ट है आपका औपनिवेशिक भारत के बारे में जानने के लिए स्रोत। औपनिवेशिक भारत के बारे में क्या क्या स्रोत हैं, जो स्रोत प्राप्त हुए उनसे हमें पता चलता है। तो औपनिवेशिक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलोनियल पीरियड, भारत के लगभग 250 वर्षों के इतिहास को जानने के लिए प्रमुख साधन निम्नलिखित है। आज से 250 वर्षों के बारे में पिछले जानना हो तो उसमें निम्नलिखित हैं, क्या क्या है, सर्वेक्षण। अंग्रेजों का यह मानना था कि किसी भी देश में प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए वहाँ का सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है। यानी प्रशासनिक गतिविधि वहाँ पे स्थापित करना है तो वहाँ पे सर्वेक्षण करना जरूरी है, तभी आप कर पाएंगे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों ने संपूर्ण देश के मानचित्र निर्माण का कार्य आरंभ किया। यानी संपूर्ण देश को मानचित्र का आरंभ किया, क्योंकि वो पहले तो देखेगा ना कहाँ तक है, क्या है। साथ ही गांव एवं अन्य क्षेत्रों के लिए राजस्व संगठित सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत भू आकृतिक अध्ययन, मृदा की गुणवत्ता का अध्ययन, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, स्थानीय इतिहास, फसल प्रतिरूपण आदि का अध्ययन आरंभ किया। इसके अलावा अंग्रेजों ने भारत में बॉटेनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, पुरातात्विक सर्वेक्षण, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे आदि का अपना ध्यान केंद्रित किया। सेकेंड है आपका आधिकारिक अभिलेखों से ज्ञात इतिहास। ब्रिटिश काल के इतिहास को जानने व समझने में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लिखे गए दस्तावेज महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी आधिकारिक प्रतिलेखों, रिकॉर्ड को लिखित रूप में रखा करते थे। उनका यह मानना था कि किसी भी दस्तावेज को लिखित रूप में रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने सभी निर्णयों, समझौते, अन्वेषणों को सुरक्षित रूप में रखा, जो इतिहासकारों के लिए एक प्रमुख साधन है। परंतु इनके द्वारा लिखे गए दस्तावेजों में पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण की झलक मिलती है। साथ ही इन दस्तावेजों से जन सामान्य के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है। अभिलेखागार उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे कि अभिलेखागार से आप क्या समझते हैं, या अभिलेखागार आप क्या होता था। तो उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। पांडुलिपि तो आप समझ रहे हैं कि पुराने के ज़माने में जो जैसे लोग लिख करके नोट करके रखते थे इम्पॉर्टेंट प्रमुख बातों को, तो वो पांडुलिपि है। और दस्तावेज यानी जो नोट्स तैयार करके रखते थे, ठीक है। तो जहाँ पे जिस स्थान पे रखते थे तो वही आपका क्या कहलाता था, अभिलेखागार। जैसे कि आज के डेट में आपका जो भी कॉपी किताब है पढ़ने का है, ठीक है, तो आप एक अलग स्थान पे रखते हैं, ठीक है। तो उससे पहले क्या करते थे अभिलेखागार, उस स्थान पे रखा जाता था। नेक्स्ट है समाचार पत्र एवं साहित्य। मुद्रण के आविष्कार के बाद समाचार पत्र एक समान प्रक्रिया के अंतर्गत आने लगा। नेक्स्ट है बहुत सारे समाचार पत्र लोगों के बीच वर्नाकुलर माध्यम के द्वारा चर्चित होने लगे। समाचार पत्रों में सामान्य जीवन तथा संस्कृति को भली भांति उकेरा गया। इसके साथ साथ साहित्य के अन्य प्रचलित साधनों जैसे उपन्यास व धार्मिक उपबंध भी हमें उस समय की बृहत जानकारियाँ देते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट से जो था वो आपका मेनली यही पॉइंट था। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए आप और भी किताब का सहारा ले सकते हैं, जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो कब, कहाँ और कैसे से
जितने भी बातें थी ये मैंने बताने का कोशिश किया, और इस पे जो प्रश्न बने हुए हैं इससे मैंने करवा दिया गया है, ठीक है। उसका उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट करवाया है, दोनों का लिंक मैं दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपने इस चैप्टर को पढ़ा है और इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, तो ये करके आप अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है, तो मेहनत करना ही पड़ेगा। इसलिए मेहनत से घबराएं नहीं, मेहनत ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ऐसे वीडियो को से अपडेट रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, और यदि आपने कर लिया है तो इसे अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर करने का कष्ट जरूर करें। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल के साथ में बने हुए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।